नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक नए चैप्टर का रैपिड रिवीजन। वो चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज। कहानी के माध्यम से क्या है, कहानी के माध्यम से हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो हम रिकॉल करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा कि देश को आजादी मिली ईयर 1947 में और भारत के सामने अनेक चैलेंजेस थे, जिसमें कि पहला चैलेंज कि भारत की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, एज वेल एज हमें देश की यूनिटी पे भी ध्यान रखना है। यह हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम सेकेंड चैलेंज की बात करने वाले हैं, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की सरकार ने तो बहुत अच्छे से बोल दिया था और भारत के संविधान में भी बहुत अच्छे से लिखा था कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश रहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी आना इतनी सरल बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों में बहुत लंबे प्रोटेस्ट हुए, तब जाके डेमोक्रेसी आई है। तो आजाद भारत के सामने चैलेंज था कि हम अब डेमोक्रेसी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था ईयर 1952 में, जिसको कि इलेक्शन ऑफ 1952 भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंट्री ने 1952 में क्या 1952 में वोट किया। अब जब पहला इलेक्शन हुआ भैया, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे? ड्रॉइंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज। सबसे पहले कि आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी। आज जब देश में इलेक्शन होता है तो आप देखते हो कि हम देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट देते हैं। तो वैसे ही उस समय जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहे थे तो काफी समस्या आई थी। उसके बाद में प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स। जब भी हम लोग देखते हैं कि वोटर आईडी कार्ड बनती है, कौन कौन वोट देगा, वो जो इलेक्टोरल रोल्स बनाने का काम रहता है वो काफी बड़ा रहता है। तो उस समय सबको वोटर आईडी कार्ड इशू करना, किस गांव से कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा, इसकी लिस्ट बनाना अपने आप में एक जंग था। आइडेंटिफाइंग अनरिकॉर्डेड विमेन वोटर्स। हमने देखा था कि बहुत सारी विमेन वोटर्स का नाम ही नहीं था, और नाम उनका कैसे था? अपने पति के नाम से महिलाओं के नाम था, या फिर अपने पिता के नाम से था। क्योंकि उस जमाने में अगर हम बात कर रहे हैं 1951-52 की, तो उस जमाने में बहुत सारी जगह पे महिला अपना नाम नहीं लिखती थी, अपने पति का नाम लिखती थी, अपने पिता का नाम लिखती थी। अब ऐसे तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सकता है ना, तो वापस से उन विमेन्स का नाम उन वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर करवाना, फिर उनसे वोटिंग करवाना अपने आप में एक जंग था। Large number of illiterate voter required special voting method, large number of staff required। और हम लोग देख रहे थे कि उस समय पे भारत में 80% से ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट थी बेटा, जिनको कि ना ही पढ़ना लिखना आता था, ना ही जिन्हें कोई एक भाषा लिखना आती है, ना ही अच्छे से बोलना आ पाती थी। तो तुम समझो वो भारत था। अब उन लोगों से वोट करवाना, उन लोगों को अवेयर करवाना, साथ ही साथ में जब आप चुनाव करवा रहे हो और इतना बड़ा देश है तो आपको वो लोग भी तो लगेंगे। और अभी देश को आज़ादी मिली है, हम सरकारी लोग कहाँ से लाएंगे? तो 3 लाख लोगों को ट्रेन किया है सरकार ने। 3 लाख लोगों को उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रेन किया है भैया, जिससे कि भारत का इलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ। अब जब इलेक्शन हो ही गया तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि चुनाव के नतीजे बड़े क्लियर थे। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस चुनाव जीत गई। कांग्रेस को 489 में से 364 सीट्स मिली भैया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में, पहले 3 जनरल इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की एकदम हेजेमनी टाइप रहती है कि हर जगह हमें कांग्रेस देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पे नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस देखो। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस से आप ये मत समझो जैसे कि अगर अपन चाइना में देखते हैं तो चाइना में वन पार्टी का डोमिनेंस था, मतलब वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था बेटा। भारत में कांग्रेस का डोमिनेंस है, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी भारत में थी। उस समय कांग्रेस क्यों चुनाव जीत रही थी? क्योंकि आप भी जानते हो कि देश की आजादी की लड़ाई लड़वाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अपनी भूमिका रही है। और उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें कि सभी अच्छे लीडर्स कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे। तो कांग्रेस का जीतना स्वाभाविक सी बात है कि सही है, स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस जीतेगा ही जीतेगा। तो दूसरी कंट्रीज का वन पार्टी डोमिनेंस, हमारी कंट्री के वन पार्टी डोमिनेंस से अलग है। हमारे यहां कांग्रेस इसलिए डोमिनेट कर रही है क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन कांग्रेस उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। और दूसरी जगह पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्यों है? क्योंकि उनके देश में रूल चलता है कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन।
हम लोग ये देख रहे थे भैया कि कांग्रेस क्या था, कांग्रेस सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था। मतलब कि कांग्रेस में समाज के अलग अलग सेक्शन के लोग थे, अमीर, गरीब, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मेन, विमेन, सभी लोग कांग्रेस का हिस्सा थे। तो सोशल कोएलिशन मतलब कि समाज के सभी वर्ग के लोग क्या है, समाज के सभी वर्ग के लोग कांग्रेस में हैं। कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल कोएलिशन का मतलब क्या है कि कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के भी लोग थे। पहले का जो कांग्रेस था ना, उस कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा के लोग थे मेरे लाल, और वो सभी लोग कांग्रेस के अंदर थे। पहले कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी हुआ करता था। इस अम्ब्रेला पार्टी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से अम्ब्रेला पार्टी थी, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी सब कांग्रेस के अंदर ही थी। तो कांग्रेस में हर तरीके के लोग थे, कुछ लोग सोशलिज्म को प्रमोट करते थे, कुछ लोग कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे। तो इसीलिए कहा गया है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। द नेक्स्ट, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस मतलब क्या होता है भैया? फैक्शंस मतलब होता है कि एक ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है, जो कि अगेंस्ट में है मेन आइडियोलॉजी के, जो कि अगेंस्ट में है कांग्रेस की मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी से। तो ऐसे अलग अलग फैक्शंस थे, मतलब अलग अलग ग्रुप्स थे। फैक्शंस को आप ग्रुप समझो, अलग अलग ग्रुप्स थे भैया, और अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। जब कांग्रेस के अंदर अलग अलग फैक्शंस होंगे तो सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होगी ना, लेकिन कांग्रेस ने इन सभी फैक्शंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। तुम कुछ इस तरीके से समझो कि कांग्रेस उस समय सरकार का भी काम कर रहा था और कांग्रेस उस समय अपोजिशन का भी काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पॉलिसी लेके आता है और विद इन दी कांग्रेस ही उसी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म भी होता था। तो कांग्रेस ने बहुत अच्छे से क्या किया, कांग्रेस ने बहुत अच्छे से अपने आप को चलाया है। कांग्रेस ने बहुत अच्छे से इन ग्रुप्स को भी क्या है, इन ग्रुप्स को भी बहुत अच्छे से चलाया है। तुम भले डिसएग्री करो, लोग पहले भले कांग्रेस की पॉलिसी से डिसएग्री करते थे, फिर भी कांग्रेस में ही रहते थे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भारत में अपोजिशन पार्टीज का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आज अगर तुम डेमोक्रेसी को मेरे लाल बहुत अच्छे से देखते हो कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही, तो इसमें अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाल। क्योंकि भले अपोजिशन की सीट कम आती थी, लेकिन अपोजिशन हमेशा सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है। एंड डेमोक्रेसी में सरकार के अलावा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपोजिशन का। अपोजिशन में हम लोग देख रहे थे भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ 1951 में फॉर्म हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की केरला में सरकार भी बनी है। एंड देन हम लोग देख रहे थे सोशलिस्ट पार्टी थी। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने की अपोजिशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर अब आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के लिंक लगा दिए, जहां से कि आप डिटेल में 1-1.5 घंटे में चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अब बिग हार्ट फॉर यू ऑल, बिग हार्ट फॉर यू ऑल। Tata, bye bye, and do join this Telegram group. Love you all.